हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप लोग। आज के इस लेक्चर में आपको पता है वेक्टर की क्लासेस चल रही हैं लगातार। आज के इस टॉपिक में मैं एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा। वेक्टर का एडिशन, कई सारे मेथड होते हैं वेक्टर को ऐड करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो एक सिंपल मेथड तो ये होगा कि मान लो एक वेक्टर दे दिया p, इक्वेशन दे दिया, जैसे मैंने पढ़ा था ना इक्वेशन होता है वेक्टर का 2D या 3D, 2i प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, डायरेक्ट इक्वेशन दे देगा। दूसरा इक्वेशन दे देगा क्यूब वेक्टर का 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, यानी इसका मतलब ये दोनों वेक्टर तुम्हारा 3D वेक्टर। देखो साफ दिख रहा है 3D वेक्टर। अब इसमें क्या कहा उसने कि आप दोनों वेक्टर को ऐड करो, और आपको मैं बताऊं वेक्टर जब ऐड होकर, जब दो वेक्टर को आप ऐड करते हो ना, तो जो रिजल्ट आता है, जो भी रिजल्ट आता है उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। दिस आर इज कॉल्ड वेक्टर प्लस वेक्टर, वेक्टर ही होगा, बट ये जो वेक्टर होगा इसे आप रिजल्टेंट वेक्टर कहोगे। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हो तो जो रिजल्ट आता है उसे रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, आर निकालना है, तो आर के लिए क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे। तो ऐड में आई वाला आई के साथ, मतलब इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट के साथ 2i प्लस 5i 7i कैप माइनस जे कैप, ऐड कर रहा हूं दोनों को, प्लस 3k कैप। ये हो गया इस रिजल्टेंट वेक्टर का इक्वेशन। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछ दे तो मैग्नीट्यूड में या तो हम मॉड लगा दें या हम एरो हटा दें। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करके तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 49 प्लस 1 50 प्लस 9, आंसर इज अंडर रूट 59 यूनिट over. This is the equation of resultant vector and this is the magnitude of resultant vector. तो एक तो एडिशन का ये प्रोसेस होता है जब दोनों वेक्टर का इक्वेशन दे दे। अब जब ये आपने पढ़ लिया तो अब और भी बहुत सारे, ये तो सिंपल मेथड देखा आपने। अब मान लो, एक बात ध्यान से देखना, अब एक और रूल है वेक्टर को ऐड करने का, इसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब सवाल ये उठता है कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या चीज है, व्हाट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कहा गया कि जैसे मान लो आपके पास, पहले ये तो बता दूं कि अगर मान लो दो वेक्टर कुछ इस तरह अरेंज हैं, देखो अरेंजमेंट देखो आप वेक्टर का, मान लो वेक्टर ऐसे ऐसे जा रहे हैं डायरेक्शन, तो ये दोनों कहलाएगा सेम ऑर्डर में, ये भी सेम ऑर्डर में, बट ये वाला कहलाएगा अपोजिट ऑर्डर में। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आकर मिल जाए तो वो अपोजिट ऑर्डर वाला हो जाता है, और सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो वो सेम ऑर्डर में है। तो ये दोनों अपोजिट ऑर्डर में है, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, याद रखना। तो ये कहलाएगा ये दोनों वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है, ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, याद रखना। तो ये था ऑर्डर ऑफ वेक्टर, आपको समझना है। अब यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है कि मान लो आपने दो वेक्टर को ऐड किया, उसमें से एक वेक्टर p है, दूसरा वेक्टर q है, और ऐड करके जो रिजल्ट आया वो r है। r फॉर व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर, r फॉर व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ ये बताता है कि अगर आप तीनों वेक्टर को आप एक ट्रायंगल से दिखाना चाहोगे तो देखो ध्यान से, अच्छे से देखना। मान लो मैं एक ट्रायंगल से बना के दिखाऊं, तो मान लो ये और, अब इसमें से ये दोनों को देखो तो सेम ऑर्डर में है, इसमें से एक p हो जाएगा, एक q हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला इसके साथ भी अपोजिट ऑर्डर में है, और ये वाला इसके साथ भी अपोजिट ऑर्डर में है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा रिजल्टेंट। यही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है कि अगर तीनों वेक्टर को अगर हम एक ट्रायंगल से शो करें तो जो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं वो तो ऐड होने वाले वेक्टर हो जाएंगे, और जो अपोजिट ऑर्डर में होगा, ऐसे गया इधर गया एरो, अब एरो इधर जाना चाहिए था, एरो उल्टा आ गया, तो अब आप बोलोगे सर फिर ये रिजल्टेंट वेक्टर। अब जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊं, मान लो आपसे मैं पूछूं कि भाई एक ट्रायंगल हमने बनाया है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है,
ये C है, ये B है। अब मैंने कहा कौन सा इक्वेशन, कौन सा ऑप्शन सही है, A प्लस बी इज इक्वल टू सी या B प्लस सी इज इक्वल टू A या A वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर। तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है, हम बता देते हैं आपको। आप ध्यान से देखो, ये और ये सेम ऑर्डर में है, बट ये जो है ना B वेक्टर, ये ऐसे एरो आना चाहिए, उल्टा एरो चला गया, इसका मतलब B रिजल्टेंट है। इट मींस A वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर। ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अगर एक ट्रायंगल से आप दो वेक्टर और उसके रिजल्टेंट को शो करोगे तो जो सेम ऑर्डर में होंगे वो ऐड होने वाले वेक्टर हो जाएंगे, और जो अपोजिट ऑर्डर में होंगे वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ये तो था ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ से बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। अब लोग बोलते हैं ये पैरेललोग्राम लॉ क्या है? ये पैरेललोग्राम लॉ बेटा ट्रायंगल लॉ को ही मॉडिफाइड करके बनाया गया है। ये ट्रायंगल लॉ को ही मॉडिफाइड करके बनाया गया है। इसमें क्या बताया जाता है कि मान लो दो वेक्टर हैं आपके पास, एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है, और आपने इनको ऐड किया तो तुम्हारे पास आ गया R फॉर व्हाट? रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रूल क्या बताता है कि इस रूल में अगर आप दोनों वेक्टर को, किसको? P वेक्टर को और Q वेक्टर को, अगर आप एक पैरेललोग्राम के दो साइड से रिप्रेजेंट कर, अगर आप P और Q को पैरेललोग्राम के दो साइड से रिप्रेजेंट करते हो तो जो बीच से जो डायगोनल जाएगा ना, जो डायगोनल जाएगा, ध्यान से सुनो, वही तुम्हारा होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये अलग तरीके से बताता है। इस पैरेललोग्राम में P और Q और R को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। पैरेललोग्राम में अगर मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर है P और Q, अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर कौन कौन से हैं? P और Q, और अगर वो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ वाले साइड से, तो जो बीच से जाएगा वो रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा डायगोनल होगा। डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट। ट्रायंगल लॉ में ऑर्डर देखा जाता है, जिसका ऑर्डर अपोजिट है वो रिजल्टेंट, यहां डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट होगा। इस बात को ध्यान रखना। अब जब आपने ये समझ लिया है तो डायगोनल रिजल्टेंट होगा, तो अब इसी लॉ से एक डेरिवेशन भी फॉर्मूले का होने जा रहा है। ध्यान से देखना। मान लो एक पैरेललोग्राम है, नाम रख दो A, B, C एंड D। ये हो गया पैरेललोग्राम A B C D। इसमें से मान लो A B ये दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q। ओके, तो ये P हो गया, तो सोचने वाली बात है ये भी तुम्हारा P वेक्टर हो जाएगा, पैरेलल है। ये Q है तो ये भी Q वेक्टर हो, ऑब्वियसली हो गया। और ये मान लो कि ये दोनों वेक्टर आपस में कितने एंगल पे हैं बेटा? ये भी मान लो कि ये दोनों वेक्टर आपस में थीटा एंगल पे हैं। तो थीटा क्या है यहां पर समझ में आ गया? थीटा एंगल बिटवीन द बोथ वेक्टर। तो क्या बताया जाता है? आपको अच्छे से पता है कि जो बीच का डायगोनल जाएगा, जो बीच का डायगोनल होगा, यही तो होगा तुम्हारा क्या क्या होगा? ये बोलो रिजल्टेंट। अभी पढ़ाया ना मैंने, ये रिजल्टेंट होगा। और ये तुम्हें पता है ये एंगल कितना है इनके बीच का बेटा? हमने थीटा लिया है। तो two vectors P and Q are represented by the two adjacent side of parallelogram. Then diagonal is representing the resultant, और P और Q दोनों के बीच जो एंगल है वो है थीटा। बस अब मुझे एक फॉर्मूला डिराइव करना है। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अब वो एक्स्ट्रा काम क्या करो? थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड कर और यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। मान लो इसका नाम E रख दो। ये एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम है ना, देखो ना, एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीच का डायगोनल रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम बनाओगे पूरा तो ये Q तो ये भी Q पैरेलल, ये P तो ये भी P पैरेलल, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। अब क्या करो? जब ये थीटा है
तो ये भी थीटा हो जाएगा ऑब्वियसली, एडजेसेंट एंगल। अब क्या करो ध्यान से, अब उस छोटे से ट्रायंगल में आ जाओ, राइट एंगल ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम है BEC। इस ट्रायंगल में साइन थीटा ले लो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या है परपेंडिकुलर बेटा? CE। क्या है हाइपोटेनियस बताओ बेटा? BC। BC को क्या लिख सकते हो? वेक्टर P। अब जब आप BC की साइड लेंथ लिखोगे तो P वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एरो नहीं लेंगे, अब तो मैग्नीट्यूड लेंगे ना, साइन कॉस में तो साइड की लेंथ लेते हैं, एरो नहीं लेंगे। यहां से CE की वैल्यू क्या आ गई बेटा? P साइन थीटा। हो गया। अब यहां से इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा ले लो बच्चे। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? BE। हाइपोटेनियस तुम्हारा P, तो यहां से BE क्या आ गया बेटा? P कॉस थीटा। तो क्या हो गया? इस ट्रायंगल में साइन और कॉस लगा के CE और BE की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब जब इतना निकाल दिया तो अब हम क्या करेंगे, इस बात को अच्छे से समझना। अब आप आ जाओ बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इस वाले में आ जाओ, बड़े वाले में। अब ट्रायंगल का नाम है इन ट्रायंगल AEC। इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ। बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस क्या है? AC इज इक्वल टू, क्या होता है पाइथागोरस? हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है यहां से यहां तक? AE का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या है परपेंडिकुलर? CE का स्क्वायर। बस क्या लगा दिया आपने बेटा? आपने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम बड़े वाले ट्रायंगल में। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि क्या है हाइपोटेनियस? R अंडर रूट, देखते जाओ, AE। AE को क्या लिख सकते हैं आप? थोड़ा दिमाग लगाओ। AE यहां से यहां तक, तो AE को लिख सकते हैं ना AB प्लस BE का होल स्क्वायर प्लस क्या? CE का स्क्वायर। क्या किया मैंने? क्या लगा दिया मैंने? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। A से E तक क्या होगा? AB प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ बेटा R इज इक्वल टू क्या आ गया? सोचते जाओ, AB प्लस B। AB यहां तक Q और BE कितना? P cos थीटा। Q प्लस P cos थीटा। क्या लिखोगे? Q प्लस P cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। CE क्या है? P साइन थीटा। इसका स्क्वायर कर दो तो P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखते जाओ अब क्या हो रहा है, देखो अब यहां से क्या हो रहा है बच्चे? R इज इक्वल टू, अब आप खोलोगे तो ये A प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा क्या हो गया? समझदार हो, समझ गए? ये पूरा हो गया A प्लस बी का होल स्क्वायर। अब पहले से क्या और है बाहर? उधर P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखते जाओ, अब मुझे बताओ, सोच के जवाब देना। अब मुझे एक बात का जवाब दो, R इज इक्वल टू, सोचो जरा, यहां P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो सोचो और जवाब दो, दोनों में P स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। क्या क्या मैंने? दोनों में से P स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आ गया, प्लस Q स्क्वायर है, अरेंज कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो R का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यस, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है। मैंने क्या कहा था, दो वेक्टर को हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो कभी भी दो वेक्टर को आप सोचोगे ऐसे ही ऐड कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। दो वेक्टर को ऐड करने के लिए रूल लगाना पड़ेगा, और वो रूल ये है कि अगर दो वेक्टर को आपने ऐड किया तो वो सबसे पहले मान लो P और Q दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है, ये उसका रिजल्टेंट डायगोनल होगा। तो कभी भी आपने दो वेक्टर को ऐड करना है तो ऐसे ऐड नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अंडर रूट पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और उनके बीच का एंगल। इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, और कोई फॉर्मूला आपके पास है ही नहीं। आप सोचोगे कोई और फॉर्मूला है, आप बता ही नहीं सकते। अगर दो वेक्टर को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा दो वेक्टर को ऐड करने के बाद, तो क्या उसका रिजल्ट होगा, क्या उस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड होगा, वो आप इसी फॉर्मूले से बता सकते हो। और आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, याद रखना। इसको कहते हैं बेस्ट फॉर्मूला। दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला टू गेट द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर। ये फॉर्मूला याद रखना, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा, इसको कभी नहीं भूलना। दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर व्हेन टू वेक्टर p एंड q। तो क्या पता होना चाहिए, जब दो वेक्टर का आप रिजल्टेंट निकालोगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। ये फॉर्मूला, और ये आया कौन से रूल से आया, ये पैरेललोग्राम से आया। ट्रायंगल लॉ में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन था, और अगर ध्यान से देखो तो ट्रायंगल लॉ को ही मॉडिफाइड करके बनाया गया है। अगर ये देखोगे इतना, आधे को देखो तो ये ट्रायंगल लॉ है, इधर से देखोगे तो ये ट्रायंगल लॉ है, दोनों तरफ से ट्रायंगल मिला दो तो पैरेललोग्राम बन जाता है। और ये फॉर्मूला द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ऑफ द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर के एडिशन का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। तो जब आपने इस फॉर्मूले को देख लिया तो आपने क्या क्या फॉर्मूला देख लिया, एक तो सीधे इक्वेशन ऐड हो सकता है, एक आपने क्या देखा बेटा, एक आपने देखा सीधे इक्वेशन ऐड हो सकता है, एक आपने देखा ट्रायंगल लॉ से सिर्फ रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, एक आपने फॉर्मूला भी बनाया पैरेललोग्राम के थ्रू दो वेक्टर को ऐड करने का एक सिंपल फॉर्मूला। अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक लॉ है जिसे हम कहते हैं पॉलीगन लॉ। अब लोग पूछते हैं कि ये पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या है, व्हाट इज द पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या बताया जाता है कि मान लो आपके पास एक वेक्टर P है, एक वेक्टर Q है, एक वेक्टर M है, एक वेक्टर N है, एक वेक्टर S है, बहुत सारे वेक्टर हैं, और सबको ऐड किया तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर आया, R आ गया। तो इस रूल में यह बताया जाता है कि अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको तो आप ना ट्रायंगल से दिखा सकते हो ना पैरेललोग्राम से दिखा सकते हो। ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम में तो सिर्फ दो वेक्टर और उसके रिजल्टेंट शो होते हैं। तो यहां पे क्या बताया गया, आप एक पैरेललोग्राम बनाओ, सॉरी आप एक पॉलीगन लॉ बनाओगे। पॉलीगन का मतलब बहुत सारे साइड को लेकर, 1 2 3 4 5 6 इंक्लूडिंग रिजल्टेंट 6 वेक्टर्स हैं, तो 6 साइड वाला पॉलीगन बनाओगे। देखो अब इसमें से जो जो सेम ऑर्डर में है वो सारे ऐड होने वाले वेक्टर हो गए, P Q M N S। लेकिन देखो मैंने सबको सेम ऑर्डर में रखा है ना, इसको अपोजिट ऑर्डर में रखा है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये तो बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो किया जैसे ट्रायंगल लॉ होता था। ट्रायंगल लॉ में यही था कि जो तीसरा साइड अपोजिट ऑर्डर में होगा वो रिजल्टेंट होगा। पॉलीगन में भी यही है, जो साइड अपोजिट ऑर्डर में होगा वो रिजल्टेंट होगा। रिप्रेजेंटेशन है पॉलीगन के थ्रू, याद रखना। अब बेटा ये एडिशन के आपने कई सारे प्रोसेस देखे, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, इक्वेशन दे दे तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो उसी तरह जब आपने ये देख लिया है तो एक फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी सुन लो। जिस तरह दो वेक्टर को ना तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं ना सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, इसीलिए रूल बने हैं। बिना डायरेक्शन हुए हैं तभी तो रूल है। अगर डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर होता तो ऐसे ही ऐड कर देते। जहां दो वेक्टर होंगे तो हमें रूल लगाना पड़ेगा,
बिना रूल के हम ऐड कर ही नहीं सकते, दो वेक्टर को हम ऐड कर ही नहीं सकते बिना रूल के। रूल बहुत जरूरी है, अगर रूल नहीं है तो वेक्टर आप ऐड नहीं कर सकते। उसी तरह सब्ट्रैक्शन है, मान लो तुमने दो वेक्टर हैं P और Q, इनको माइनस किया तो वेक्टर माइनस करने पे भी तो रिजल्टेंट ही आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ही आएगा। तो अब आप ध्यान से देखना, फॉर्मूला इसका याद रखना सिर्फ, जैसे जो एडिशन में फॉर्मूला होता था क्या, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कॉस थीटा, यहां हो जाएगा माइनस 2p की कॉस थीटा। बस इतना पॉइंट याद रखना, फॉर्मूले में, वहां फॉर्मूले में प्लस होता था, यहां फॉर्मूले में माइनस आ जाता है। तो जब हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस आ जाता है, इस बात को कभी नहीं भूलना, हमेशा याद रखना, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ माइनस आ जाता है, इस बात को नहीं भूलना आप। एडिशन में प्लस है, यहां माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले पे प्रूफ नहीं आता, इसमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, इस पे क्वेश्चंस कराने जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये आपने आज इस लेक्चर में आपने एडिशन देखा, आपने सब्ट्रैक्शन देखा, आपने बहुत सारे रूल देखे और एक सब्ट्रैक्शन का छोटा सा फॉर्मूला देखा, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको नहीं भूलना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है बच्चे। अब एक पॉइंट और मैं बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, राइट। जैसे मान लो आपके पास, कंसीडर अ 3D वेक्टर, मान लो आपके पास एक 3D वेक्टर है P। जब मैं 3D वेक्टर बोल रहा हूं, P के 3 कंपोनेंट होंगे, X कंपोनेंट होगा, Y भी होगा और Z भी होगा। और जब मैंने 3D वेक्टर बोल दिया, ध्यान से देखो, X, Y और ये Z, कुछ बातें मैं बताऊंगा, फॉर्मूले याद रखना। अगर आपके पास कोई 3D वेक्टर है, 3D का वेक्टर का मतलब समझो, मान लो ये 3D वेक्टर। अब ये 3D वेक्टर, मेरी बात को सुनो ध्यान से, अब ये 3D वेक्टर मान लो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y के साथ बीटा बना रहा है और z के साथ गामा बना रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर आपके पास कोई 3D वेक्टर है, कोई भी 3D वेक्टर है और वो x के साथ अल्फा बना रहा है, 3D का मतलब तीनों डायरेक्शन में एंगल बनाएगा, तीनों के साथ एंगल शो होगा, x के साथ अल्फा बना रहा है, y के साथ बीटा एंगल पे है, z के साथ गामा एंगल पे है, 3D तो तीनों डायरेक्शन में होगा। अब मैं अगर बोलूं जब ये 3D वेक्टर है तो इस वेक्टर के तीनों कंपोनेंट होंगे, x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी होगा और z कंपोनेंट भी होगा, तीनों कंपोनेंट होंगे, x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। और कंपोनेंट याद करो, अगर x कंपोनेंट लिखना है और x के साथ एंगल भी बन रहा है तो x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। आपको पता है ना, P का मुझे x डायरेक्शन में कंपोनेंट शो करना है कि P का x डायरेक्शन में, इस तरफ मान लो P का x कंपोनेंट है, इसके अलॉन्ग P का y कंपोनेंट है, z एक्सिस के अलॉन्ग P का z कंपोनेंट है, और आपको x के साथ एंगल भी पता है, तो जो अगर एंगल शो हो रहा है उस एक्सिस के साथ तो वो कंपोनेंट कॉस में लिया जाता है, नहीं शो होता तो साइन में लिया जाता है। y के साथ भी एंगल दे रखा है बीटा, तो ये भी कॉस में ले लो। इवन इस वेक्टर का z के साथ भी एंगल शो हो रहा है गामा, ये बोलोगे सर ये तीनों कंपोनेंट कॉस में ही क्यों लिए आपने, साइन में क्यों नहीं लिए, क्योंकि ऑलरेडी एंगल तो पता ही है, और मैंने पढ़ाया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में बेटा, जब एंगल पता हो तो वहां कंपोनेंट कॉस में ही लिया जाता है, साइन में नहीं लिया जाता। x कंपोनेंट p cos अल्फा, y कंपोनेंट p cos बीटा, z कंपोनेंट p cos गामा, सब कॉस में आया क्योंकि कंपोनेंट आपको इसलिए कि सारे एंगल पता है, एंगल की तरफ एंगल बन रहा है कॉस में, y के साथ भी एंगल शो हो रहा है कॉस में, z के साथ भी कॉस में। फिर हमने आपको क्या पढ़ाया था, आप याद कीजिए, जब आपको किसी भी वेक्टर के तीनों कंपोनेंट पता हो जाते हैं या दोनों कंपोनेंट, तो नेट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। बस अब रख दो सबकी वैल्यू, x कंपोनेंट क्या है, p cos अल्फा, तो p स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, p का y कंपोनेंट p cos बीटा, तो p स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, अब देखो कौन सा कंपोनेंट, z कंपोनेंट, p स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। हो गया ना बेटा,
तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर। ऐसे तो होता है जब तीनों कंपोनेंट पता तो नेट ऐसे निकालते हैं। अब दिमाग लगाओ, पी स्क्वायर कॉमन लेके बाहर आएगा तो पी बन जाएगा। क्या बन गया? पी अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब यहां से p और p हो गया कैंसिल, तो अब क्या बन गया? 1 इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ओके, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, अब एक काम करो, ये आ गया, अब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो इधर से रूट हट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन गया बेटा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंपटीशन हो 11th हो हर जगह काम आता है। ये फॉर्मूला कहां मैं यूज करूंगा, मेरी बात सुनो। मान लो आपके पास कोई 3D वेक्टर है, जस्ट एग्जांपल, एक्स के साथ एंगल पता है, वाई एक्सिस के साथ एंगल पता है, जेड के साथ एंगल नहीं पता, एक एक्सिस के साथ नहीं पता, तो एक अल्फा पता, बीटा पता, तो तीसरे एक्सिस के साथ एंगल हम यहां से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये सॉल्व करके गामा आ जाएगा कितना डिग्री, एग्जांपल। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला कहां यूज होता है कि अगर आपको कोई भी 3D वेक्टर है, 3 डायमेंशन का वेक्टर है, इवन 2D भी होता, मान लो 2D होता तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1। 2D होता तो ये कंपोनेंट नहीं होता। दैट्स ओवर। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर आपके पास 2D वेक्टर है, 3D वेक्टर है, 3D में तीनों के एक्सिस के साथ एंगल शो होगा, 2D में 2 के साथ होगा, तो 3D वेक्टर में अगर किसी भी 2 एक्सिस के साथ एंगल पता है, तीसरे के साथ नहीं पता, 2 के साथ पता है, तीसरे एक्सिस के साथ एंगल नहीं पता, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते। अब मान लो एक 2D वेक्टर होता, जस्ट एग्जांपल, तो 2D में वही एक्सिस के साथ एंगल होता, तो वो तो आप बता सकते हो। 2D में तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि अगर ये मान लो 30 है तो ये नेक्स्ट होगा 90 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 90 पे होता है ना। 2D में तो बड़ा आसान है, एक के साथ पता है तो 90 माइनस करके दूसरे के साथ पता चल जाएगा। 3D में पंगा होता, तो ये वेक्टर, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 3D वेक्टर है और 3D वेक्टर में 3 एक्सिस में से 2 के साथ एंगल पता है तो थर्ड के साथ निकाल सकते। तो आज के इस लेक्चर में मैंने एडिशन पढ़ाए, रूल बताए तीनों, फ्रैक्शन भी थोड़ा सा बताया और एक नया कॉन्सेप्ट बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे बहुत अच्छे अच्छे इन सारे फॉर्मूले पे। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।